हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम पोटेंशियोमीटर स्टार्ट किया था। अब पोटेंशियोमीटर को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, उसमें हमने कंस्ट्रक्शन देखा था इसका। इसमें कुछ लेंथ का वायर होता है, इसको यहाँ से ऐसे बेंड करके कुछ इस फॉर्म में लगाया जाता है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा दिखा सकते हैं, ए से बी तक स्ट्रेट वायर एल लेंथ का। एल लेंथ कुछ भी हो सकती है, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, कुछ भी। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है उसके बारे में भी हमने बात की थी, कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी हमने डिफाइन कर लिया था यहाँ पे, कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। और देखो, यहाँ से किसी एल लेंथ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा इस वायर की लेंथ लेंगे उतना ही ज़्यादा इसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। और पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स आ गया था अपने पास, जिसको पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ भी बोल सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है और हम इसका कैसे एप्लीकेशन लेते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे हम। एप्लीकेशन, सबसे पहला एप्लीकेशन जो है इसका, टू मेजर सेल ईएमएफ। किसी सेल की ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए इस मेथड का, इस पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया जाता है। एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेता है उसका ये। तो देखो, ये एक पोटेंशियोमीटर है। हम सीधा इसको ऐसे दिखाएंगे, ए से बी। ये इसको पावर देने के लिए ईएमएफ है, इसका ई नोट बोल देते हैं। ये की है, इसको ऑन कर देते हैं। ये रियोस्टेट, इसका रेजिस्टेंस आर एच है, और इसका कुछ पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स होगा। यहाँ एक सेल इससे कनेक्ट कर देते हैं, जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। इसको एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू जोकी से कनेक्ट किया जाता है, और इस जोकी एक पॉइंटर है जिसको इस वायर के ऊपर मूव करवाया जाता है। इस पॉइंटर को यहाँ से टच करके धीरे धीरे इधर मूव करवाया जाता है, ए से बी की तरफ। तो जैसे जैसे ए से बी की तरफ जाते हैं, तो ये जो लेंथ है, ए जे लेंथ, ए से जे, ये जोकी की लेंथ जो है ये बढ़ती है। जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो इस वायर के अक्रॉस आएगा वो भी बढ़ता चला जाएगा। ये अननोन ईएमएफ है जो मेरे को निकालना था, ई। तो एट नल डिफ्लेक्शन, जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है एग्जैक्ट इस सेल ईएमएफ के इक्वल हो गया। जब दोनों पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएंगे तो इस ब्रांच में जो नेट ईएमएफ है वो जीरो हो जाएगा। देखो, यहाँ से इधर मूव करें प्लस, और देखो हमें पता है कि ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, तो इधर जाएंगे तो कम होगा। तो देखो, यहाँ से गए बढ़ा और यहाँ से गए घटा, तो नेट जो इसमें लूप में जो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा। तो हम कहेंगे इस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब नल डिफ्लेक्शन में, मतलब जब इसका डिफ्लेक्शन जीरो है मतलब करंट जीरो हो गया, तो मैं कहूँगा कि ये दोनों जो पोटेंशियल डिफरेंस हैं वो सेम हो जाएंगे। इसका मतलब सेल ईएमएफ ई जो है वो वी ए माइनस वी जे के इक्वल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स इंटू लेंथ। इस लेंथ को मैं बोल देता हूँ कुछ एल बोल देता हूँ, इंटू एल। तो ये अपना सेल ईएमएफ निकल के आ जाएगा, वेयर जो x है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और जो L है वो है नल पॉइंट लेंथ। L इसकी नल पॉइंट लेंथ है। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि यदि इस बैटरी की पॉजिटिव पोलरिटी इधर ए की तरफ है तो इस वाली बैटरी की भी पॉजिटिव पोलरिटी ए की तरफ होनी चाहिए। यदि इसको उल्टी पोलरिटी करके लगा देंगे कि पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर,
तो इस पॉइंट को कहीं भी लेके जाओ, इसका जो नेट पोटेंशियल है वो जीरो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में दोनों पोटेंशियल ऐड हो जाएंगे। देखो इसका पॉजिटिव इधर आ गया, निगेटिव इधर आ गया, तो यहाँ से जब इधर जाएंगे पोटेंशियल घटेगा और यहाँ से इधर जाएंगे तब घटेगा, तो ओवरऑल जो पोटेंशियल है वो ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। तो नेट जीरो कभी भी नहीं हो पाएगा और सर्किट में नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। ये इसकी सेल ईएमएफ को, हमें इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट पता होगा, इससे हम लेंथ का कैलकुलेशन करके सेल ईएमएफ निकाल लेंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि ये जो सेल ईएमएफ है ये पक्का है कि इस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB से कम होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा पोटेंशियल, ज़्यादा ईएमएफ का सेल है तो उसका सेल ईएमएफ इससे हम नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा एप्लीकेशन है टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल। दो सेल हैं हमारे पास, उसका EMF कंपेयर करना है कि किसका EMF कितना है। उसके लिए भी इस मेथड का यूज लिया जाता है। तो ये एक पोटेंशियोमीटर है, ये रियोस्टेट के थ्रू इससे कनेक्ट कर दिया। ये A है, ये B है। यहाँ से हमने दो बैटरी इससे लगा रखी हैं जिनका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन पोलरिटी हमें ध्यान से लगानी पड़ेगी। पॉजिटिव पोलरिटी इस बैटरी की इधर है तो इन दोनों की भी इधर होनी चाहिए। यहाँ हमने इसको एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्ट कर रखा है और इसके ऊपर मूव करवा रहे हैं जोकी से। तो देखो इस सेल का EMF E1 है, इस सेल का EMF E2 है। इनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 कुछ रहा होगा। तो देखो ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। ये स्विच होता है जिसको यदि इधर रखा हुआ है तो ये इस वाले सर्किट को ऑन करता है, और जैसे इसको इधर की तरफ कर देते हैं पोजीशन 2 पर, ये इस सर्किट को ऑन कर देगा। तो देखो इफ null length is equal to L1 at position 1, पोजीशन 1 पर जो नल पॉइंट लेंथ है वो L1 है, तो मैं कहूँगा जो E1 है, क्योंकि यदि ये इस 1 पे कनेक्टेड है तो देखो जैसे इस सर्किट में हुआ था, ये EMF जो है जस्ट इस वाले पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। इस बैटरी का जो EMF है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। तो मैं कहूँगा E1 जो है इसका कुछ पोटेंशियल ग्रेडियंट x रहा होगा इंटू L1 रहा होगा, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। देखो जब इस नल लेंथ की बात करें तो जब नल पॉइंट लेंथ होता है तो मतलब इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो होता है, मतलब इस ब्रांच से जो करंट है वो जीरो है। जब इस ब्रांच से करंट जीरो है तो बेटा इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस EMF के कारण होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसीलिए पोटेंशियोमीटर सेल EMF निकालने के लिए ज़्यादा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि ये इस बैटरी से कोई करंट फ्लो करने नहीं देता है। यदि एक वोल्टमीटर को बैटरी के किनारों पर लगाओगे तो वो एग्जैक्ट EMF नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि इस बैटरी से उस टाइम पे जब वोल्टमीटर कनेक्ट करोगे तो कुछ करंट पास कर रहा होगा, जिसके कारण इसका टर्मिनल वोल्टेज जो है वो E-IR हो जाता है डिस्चार्जिंग के लिए। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके EMF के इक्वल नहीं होगा। लेकिन जब हम पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो इस ब्रांच में करंट जीरो कर देता है। देखो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट ही नहीं जा रहा है, जब कोई करंट ही नहीं जा रहा है तो इस ब्रांच में जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके EMF के इक्वल होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप है वो जीरो हो जाएगा, जीरो करंट होने के कारण। इसीलिए एक सेल की EMF निकालने के लिए पोटेंशियोमीटर जो है वो ज़्यादा बेटर तरीका है बजाय के वोल्टमीटर के। तो ये EMF E1 आ गया अपने पास x इंटू L1। इफ नल लेंथ इज इक्वल टू L2 एट पोजीशन 2, हमने इसको पोजीशन 2 पे रखा तो इसकी नल लेंथ आई L2, तो E2 जो है वो आ जाएगा x इंटू L2, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। दोनों को डिवाइड कर दो तो यहाँ से E1 बाई E2 जो आएगा वो L1 बाई L2 आ जाएगा। मतलब इनकी EMF का जो रेशियो होगा इनके नल
पॉइंट लेंथ के रेशियो के इक्वल होगा। ऐसे हम दोनों के सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। या फिर इन दोनों सेल में से मान लो एक सेल का ईएमएफ मुझे पता है, दूसरे सेल का ईएमएफ मुझे निकालना है, तो मैं यहाँ से अननोन ईएमएफ को भी सोल्व करके निकाल सकता हूँ। ये इसका दूसरा एप्लीकेशन हो गया। इसी के बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो ये एक पोटेंशियोमीटर दे रखा है, यहाँ से कुछ ऐसे सर्किट कनेक्ट कर रखे हैं, गैल्वेनोमीटर के थ्रू ऐसे कनेक्ट कर रखा है। ये तो देखो, ये ऊपर वाला जो सर्किट है वो तो सिर्फ ए से बी के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के लिए सिर्फ इस सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। बाकी जो मेन जो सर्किट है वो ये है। हम इस ऊपर वाले सर्किट को प्राइमरी सर्किट बोल देते हैं। जो ये सर्किट है जो इस पोटेंशियोमीटर को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, इसको हम प्राइमरी सर्किट बोलते हैं। बाकी जो नीचे हमने कनेक्शन किया है इसको हम सेकेंडरी सर्किट भी बोलते हैं। तो देखो, सेकेंडरी सर्किट में हमने दो सेल लगा रखे हैं, E1 और E2 ईएमएफ के। यहाँ भी E1 E2 ईएमएफ के हैं। लेकिन देखो ध्यान से देखें तो पोजीशन 1 पर जो है इसमें दोनों सेल सेम पोलरिटी से लगाए गए हैं। पोजीशन 2 पर दोनों सेल अपोजिट पोलरिटी से लगाए गए हैं। और ये बता रखा है इफ एट पोजीशन 1 and 2 null length are L1 and L2 रेस्पेक्टिवली। 1 और 2 पर जो नल पॉइंट लेंथ है वो L1 L2 है। ये बता रखा है कि उसमें दे रखा है कि नल लेंथ आ रही है और L1 L2 आ रही है। तो बताना ये है फाइंड E1 अपॉन E2। ये फाइंड करना है कि E1 बाई E2 क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, जब दोनों को एक साथ लगा दिया तो नेट ईएमएफ जब दोनों सेम पोलरिटी से लगाएंगे तो ऐड हो जाएगा। तो E1 प्लस E2 जो है वो तो x इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L1 की इक्वल आ जाएगा। दूसरे केस में माइनस होगा। तो देखो दो ऑप्शन है अपने पास, E1 माइनस E2 और दूसरा है E2 माइनस E1। तो ध्यान रखें, यदि नल लेंथ आ रही है, इसने बोला है कि नल पॉइंट लेंथ आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉजिटिव पोलरिटी है, हमने कहा था कि बैटरी को इसी की पॉजिटिव पोलरिटी को इधर की तरफ कनेक्ट करना पड़ेगा। यदि हम E1 और E2 में से चेक करें कि कौन बड़ा है, तो देखो नल लेंथ आ रही है, इसका मतलब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट जो ईएमएफ बनेगा उसका पॉजिटिव पोलरिटी एक की तरफ होगा, तभी नल पॉइंट लेंथ आएगी। यदि बी की तरफ हो गया तो नल पॉइंट लेंथ कभी भी नहीं आएगी। मैंने अभी इस केस में बताया था, वो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो पक्का है E1 बढ़ा रहा होगा, E2 छोटा रहा होगा। तो E1 माइनस E2 करेंगे जो कि x इंटू L2 के इक्वल आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। यहाँ से चाहो तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, एक ही बात है। तो यह आ जाएगा E1 L2 प्लस E2 L2 इज इक्वल टू E1 L1 माइनस E2 L1। तो यहाँ से एक काम करते हैं, E1 को अलग कर लेते हैं, E2 को अलग कर लेते हैं। तो E1 इधर कर लो, यह आ जाएगा L2, उधर से आएगा माइनस L1 इज इक्वल टू ये E2 माइनस के साथ आएगा, ये माइनस L1 और ये माइनस L2। तो यहाँ से E1 बाई E2 जो है, E1 अपॉन E2 जो है, ये माइनस, तो देखो इस माइनस को हटाने के लिए इसको L1 माइनस L2 कर दो, तो ये आ जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ये E1 बाई E2 आ जाएगा। इस टाइप से पोटेंशियोमीटर से हम E1 E2 का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद इसके थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे अच्छा क्वेश्चन बनता है। टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। देखो इससे हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो उसके लिए देखो दो स्टेप प्रोसेस होता है। पहला होता है स्टेप 1, 2 बार सर्किट बनाया जाता है, जिसमें पहला सर्किट कुछ ऐसा बनाया जाता है। ये एक पोटेंशियोमीटर है जिनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए एक सेल लगा रखा है, ये की है और ये रियोस्टेट है। ये ए और बी पॉइंट के बीच में एक वायर कनेक्ट किया गया है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का। अब देखो पहला जो सर्किट है उसमें क्या किया जाता है, इस सेल को सीधा यहाँ से लगा दिया जाता है। ये सेल है जिसकी ईएमएफ और रेजिस्टेंस दोनों कैलकुलेट करने हैं। ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और यहाँ से इसको एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू यहाँ से जॉकी से कनेक्ट कर रखा है। अब देखो इसमें क्या होगा, इस जॉकी को यहाँ से इधर उधर मूव करवाएंगे तो किसी एक नल लेंथ पर, इफ नल पॉइंट लेंथ इज इक्वल टू L1, तो मैं कहूँगा E जो है वो पक्का है x इंटू L1 के इक्वल रहा होगा, क्योंकि जब नल पॉइंट लेंथ है तो ये जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो E के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो उस केस में E को मैं x इंटू L1 के इक्वल करूँगा। फिर आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में देखो क्या करते हैं, वापस से इस पोटेंशियोमीटर वापस ये पोटेंशियोमीटर है, इसमें कुछ इस टाइप से कनेक्शन किया जाता है इसका। ये सेल है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इसके साथ एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कैलकुलेट लगा दिया जाता है कैपिटल आर। ये कैपिटल आर जो रेजिस्टेंस है मुझे पता है, नॉन रेजिस्टेंस यहाँ से कनेक्ट कर दिया और यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। ये सर्किट हमें याद रखना है, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए कैसे सर्किट बनाए जाते हैं दोनों। तो अब इस गैल्वेनोमीटर को इससे कनेक्ट कर दिया। अब देखो क्या होगा, एक ये लूप बन गया, इस लूप में तो करंट फ्लो करेगा ही करेगा। बाकी देखो ये गैल्वेनोमीटर से यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये जो कि है J। तो ध्यान से देखो जब ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो है तो मैं कहूँगा इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा। जब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा, इसका मतलब इस लूप का करंट इसमें है, इस ऊपर वाले लूप का करंट उस ऊपर वाले लूप में है, मतलब इसका करंट इधर से फ्लो करना लग जाएगा। तो मैं कहूँगा एट नल डिफ्लेक्शन जो ये करंट है इस लूप में ये I हो जाएगा। I विल बी इक्वल टू नेट ईएमएफ इस लूप की E बन जाएगी और रेजिस्टेंस बन जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो देखो जब इसमें डिफ्लेक्शन जीरो है तो मैं कहूँगा इसका करंट इसी में फ्लो करेगा और I जो है वो E अपॉन R प्लस R आ जाएगा। यदि इसका डिफ्लेक्शन जीरो नहीं है तब इस सर्किट को सोल्व करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये बैटरी है, यहाँ भी बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, बाकी इन सब के रेजिस्टेंस है और बहुत डिफ़िकल्ट है इसको सोल्व करना। लेकिन जब डिफ्लेक्शन जीरो दिखा रहा है उस टाइम पे हम बात करेंगे, सिर्फ उसके पहले और उसके बाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस पॉइंट की बात करेंगे जहां डिफ्लेक्शन जीरो है। क्योंकि तब हम कह सकते हैं कि इसका डिफ्लेक्शन जीरो मतलब इस ब्रांच से करंट जीरो, मतलब इस लूप में करंट अलग फ्लो कर रहा है, इसका अपना करंट है, यहाँ से कोई करंट का एक्सचेंज नहीं हो रहा। यदि यहाँ से करंट जीरो है तो पक्का है यहाँ से भी करंट जीरो ही होगा। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ से करंट जाएगा नहीं तो यहाँ से करंट आएगा भी नहीं। तो इसका अपना करंट फ्लो करेगा, इसका अपना करंट फ्लो करेगा। तो हम कहेंगे इसका जो करंट है I वो आ जाएगा E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो मैं कहूँगा ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल R यह आ जाएगा I इंटू R। तो यह आ जाएगा I तो हो जाएगा E अपॉन R प्लस R, ये तो करंट आ गया, इनटू R, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। जो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा ये है, तो मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये तो देखो A पॉइंट है तो ये भी A पॉइंट है, तो ये पॉइंट तो यहाँ आ गया और ये वाला पॉइंट देखो इसमें करंट है नहीं तो ये पॉइंट, मतलब ये डिफरेंस और ये डिफरेंस जो है दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये डिफरेंस तो आ गया I इंटू R और ये मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की हेल्प से निकाल सकता हूँ। पोटेंशियल ग्रेडियंट है x एट नल पॉइंट नल डिफ्लेक्शन इंटू L2, वेयर L2 जो है
L2 जो है नल पॉइंट लेंथ इन स्टेप 2। इस वाले केस में जो नल पॉइंट लेंथ आई है वो L2 आई है। ये इस वाले केस में जो नल पॉइंट लेंथ आई थी वो L1 थी। तो देखो यहाँ x इंटू L2 मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल कर दिया। तो देखो इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। तो एक काम करते हैं, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करनी है तो 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 से, तो यह आ जाएगा E अपॉन, यह आएगा E इंटू आर और ऊपर आएगा R प्लस आर इज इक्वल टू एक्स L1 अपॉन एक्स L2। E कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, R प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। यह आ जाएगा 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो स्मॉल r विल बी इक्वल टू, ये इधर रहेगा तो ये इधर आएगा L1 माइनस L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का निकल के आ जाएगा। तो देखो या तो इस पूरे मेथड को याद रखना चाहिए, याद रखना तो बहुत अच्छा बात है, और या फिर इस फॉर्मूले को तो याद रखना ही रखना चाहिए। यदि मेथड याद नहीं है तो फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। मेथड याद है तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो ये जेई के लिए मैं बात करूं तो इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसी यदि पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन आने के चांसेस है तो सबसे ज़्यादा चांसेस इस मेथड से ही होते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन के लिए। ये पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन थे। इसके बाद कुछ पॉइंट्स भी हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए पोटेंशियोमीटर के केस में। द ईएमएफ ऑफ द बैटरी यूज्ड इन सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट हम उसको बोल रहे हैं जो हमने बाद में कनेक्ट किया है। ये जो सर्किट है सेकेंडरी सर्किट है, ये जो सर्किट है जो इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ये प्राइमरी सर्किट है। तो द ईएमएफ ऑफ द बैटरी यूज इन द सेकेंडरी सर्किट मतलब इस ईएमएफ की बात कर रहा है, मस्ट बी लेस देन द ईएमएफ ऑफ द बैटरी यूज इन प्राइमरी सर्किट। जो प्राइमरी सर्किट में बैटरी यूज कर रहे हैं इससे छोटी ये बैटरी होनी चाहिए। यदि इससे बड़ी हो गई तो ये जो इसी बैटरी से यदि ये बैटरी बड़ी हो गई मतलब इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस VAB का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यदि ये बैटरी इस पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ी हो गई तो कहीं भी बैलेंसिंग लेंथ आएगी ही नहीं, नल डिफ्लेक्शन कहीं शो ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये बैटरी जो है हमेशा इस बैटरी से तो बड़ी होनी ही होनी चाहिए, अदरवाइज कोई बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिलेगी। दूसरा कह रहा है सेम पोलरिटी ऑफ बैटरीज यूज्ड इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट मस्ट बी कनेक्टेड टू द सेम पॉइंट अदरवाइज बैलेंसिंग लेंथ कैन नॉट बी ऑब्टेन। मतलब जो मैंने बताया था कि यदि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है तो इधर भी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल A से कनेक्ट होना चाहिए। यदि दोनों को सेम पोलरिटी से कनेक्ट नहीं किया तो कोई बैलेंसिंग लेंथ वापस से निकल के नहीं आएगी। तो ये दोनों पॉइंट हमें याद रखने होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और डिफाइन करते हैं यहाँ पे, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो देखो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी से मतलब है इट इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। वो जो पोटेंशियोमीटर है ज़्यादा सेंसिटिव होगा जो छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है। दूसरी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, इट्स सो सिग्निफिकेंट चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ फॉर स्मॉल चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस बीइंग मेजर्ड। मतलब बेटा छोटे से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए भी जो बैलेंसिंग लेंथ में काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज दिखाए। मतलब जैसे मैं कहूँ, जैसे ये केस था, इसका बैलेंसिंग लेंथ L1 आ रही है, यदि इस ईएमएफ में थोड़ा सा भी चेंज करूँ, इस वाले ईएमएफ में यदि मैं हल्का सा चेंज करूँ और बैलेंसिंग लेंथ में काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिले जिसको मैं डिटेक्ट कर सकूँ, जिसको पता कर सकूँ कि हाँ ये चेंज हुआ है, वो उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होगा। तो देखो जितने कम चेंज ईएमएफ चेंज में, इस पोटेंशियल डिफरेंस के स्मॉल चेंज में जितना अच्छा यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा वो उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर माना जाएगा। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, यदि हमें अच्छा सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर चाहिए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है बहुत स्मॉल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉल है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, कुछ डेफिनेट पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के लिए यदि लेंथ की बात करें तो वो ज़्यादा हो जाएगी। जैसे E = x × L1 है बेटा, यदि
ये एक डेफिनेट वैल्यू है, और x को जितना छोटा रखूंगा लेंथ उतनी ही ज़्यादा बड़ी इसको बैलेंस करने के लिए रिक्वायर्ड होगी। तो वही हम चाहते हैं कि एक छोटे से पोटेंशियल डिफरेंस को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ जो बैलेंसिंग लेंथ चाहिए वो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, जिसको डिटेक्ट किया जा सके। तो देखो यदि x को स्मॉल रखोगे तो सेंसिटिविटी जो है वो हाई हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना होता है। यहाँ लिखा भी है कि सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो है, पोटेंशियोमीटर जो है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है। तो हाई सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर चाहिए तो लो पोटेंशियल ग्रेडियंट उसका होना चाहिए। इसके बाद आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, तो देखो क्वेश्चन में कैसे चेंजेस किए जाते हैं, क्वेश्चन को कैसे टफ बनाया जाता है, वो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ एक पोटेंशियोमीटर दे रखा है, इसके बीच में वैसे तो देखो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला वायर लगाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए देखो इसने दो वायर अटैच कर दिए, जिसमें एक की रेडियस r है, एक की रेडियस 2r है। मतलब एक पतला वायर है, दूसरा मोटा वायर है। दोनों की रजिस्टिविटी जो है वो रो ही है, और लेंथ भी दोनों की सेम है, L और L। और ये जो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस लगा रखा है R, इसकी वैल्यू बता रखी है कि इसकी वैल्यू है रो L अपॉन पाई R स्क्वायर। और जो हमने बैटरी लगाई है उसका जो EMF है वो E/2 है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहा होगा। तो बोला है कि बताओ बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, A पॉइंट से बतानी है। तो देखो ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, मुझे पता है बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है, मतलब इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि हमें वो पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पर पॉइंट ए से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E/2 के इक्वल हो जाए। क्योंकि मुझे पता है यहाँ जब करंट नहीं जाएगा तो ये जो E/2 पोटेंशियल डिफरेंस है ये पॉइंट ए और इस पॉइंट जे के बीच में आ जाएगा। जे मैं इस पॉइंट को बोल रहा हूँ जहाँ ये पॉइंटर रखा हुआ है। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए पहले क्या करो, इस प्रॉब्लम को एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, मुझे पता है कि जब नल पॉइंट लेंथ है तो इससे कोई करंट तो फ्लो करेगा नहीं, तो मेरे को इस वाले सर्किट का सिर्फ इतना यूज है कि E/2 पोटेंशियल डिफरेंस AJ के अक्रॉस लगाना है। तो मैं उसको अलग रख देता हूँ अभी इसको, तो इसको सर्किट में चेंज कर लेता हूँ। तो देखो हम कैसे सर्किट बनाते हैं। इसका रेजिस्टेंस R दे रखा है रो L अपॉन पाई R स्क्वायर। ये एक बैटरी लगा रखी है, EMF E है। इनको दो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देता हूँ, एक ये एक ये। दो रेजिस्टेंस हो गए दोनों वायर के। इसका रेजिस्टेंस होगा रो L अपॉन ए एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर। तो रो L अपॉन पाई R स्क्वायर, तो ये तो वापस से R के इक्वल ही आ जाएगा। ये रो L अपॉन पाई R स्क्वायर था, ये भी रो L अपॉन पाई R स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ बात करें तो R की बजाय 2R आएगा, तो नीचे 2R का स्क्वायर, मतलब यहाँ 4 का फैक्टर बाहर आ जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस जो है R/4 हो जाएगा। ये जो पॉइंट है A है, ये जो पॉइंट है B है, ये पॉइंट को मैं C नाम दे देता हूँ। C ये वाला पॉइंट है बेटा, ये वाला पॉइंट, दोनों का जो जंक्शन है ये पॉइंट C है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मुझे पता है कि नल लेंथ पे हम बात करेंगे तो इस सर्किट का जो इस सर्किट का इफेक्ट इसके करंट पे या पोटेंशियल डिफरेंस पे नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इससे कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा। तो देखो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इस सर्किट का करंट निकालते हैं। I विल बी इक्वल टू E अपॉन R प्लस R/4। तो ये हो जाएगा 489/4, तो ये आ जाएगा 4E अपॉन 9R। ये इसका करंट आ जाएगा। तो देखो AC का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आ जाएगा I इंटू R/4। तो इसको I को इसमें रखोगे R/4, तो ये आ जाएगा E/9। दूसरा बात करें VCB, तो यह आ जाएगा I इंटू R, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 4E/9, यह आ जाएगा। यदि मैं यहाँ सर्किट में दिखाऊं तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस माइनस E/9 है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस माइनस 4E/9, ऐसा है। अब मुझे देखो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए E/2, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए E/2। पहले तो एक बात देखते हैं कि क्या E/2 AB का जो पोटेंशियल डिफरेंस है E/2 से बड़ा है या छोटा है। तो VAB जो है ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन दोनों का सम हो जाएगा। तो यह आ जाएगा E/9 प्लस 4E/9, मतलब यह आ जाएगा 5E/9।
जो कि देखो E/2 से बड़ा है। ध्यान से देखो, ये जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो E/2 से क्या आ गया, बड़ा। इसका मतलब हमें यहाँ से एक पॉइंट ऐसा चाहिए जहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस E/2 है, और वो पक्का है B से पहले होगा, क्योंकि A से B का पोटेंशियल डिफरेंस E/2 से ज़्यादा जा रहा है, तो पक्का है बैलेंसिंग लेंथ पहले ही आ चुकी होगी। तो देखो ये E/2 से ज़्यादा जा रहा है, तो मैं कहूँगा कहीं जो ये जंक्शन जो कि है ये J पॉइंट पे रहा होगा। तो इसको हम ऐसा करते हैं, ये A था, ये वायर है, और ये दूसरा वायर है, ऐसा ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। तो पक्का देखो ये E/9 है, जो कि E/2 से कम है, तो पॉइंट J यहाँ कहीं होगा। ये प्लस माइनस E/2 का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस ये हो जाएगा I इंटू इसका रजिस्टेंस, और इस सिर्फ हमें इस लेंथ का रेजिस्टेंस चाहिए। इस लेंथ को मैं बोल देता हूँ सपोज L डैश बोल देता हूँ, L प्राइम। तो ये I इंटू इसका रेजिस्टेंस, मैं कहूँगा इस टोटल का रेजिस्टेंस R है, तो ये जो रेजिस्टेंस होगा I इंटू R प्राइम बोल देता हूँ। तो R प्राइम जो है यहाँ पे ये बन जाएगा R अपॉन L इंटू L प्राइम। ये कैसे है, यूनिटरी मेथड है बेटा। इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस R है, L लेंथ है इसकी, तो L लेंथ में रेजिस्टेंस R है, तो यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हो जाएगा R अपॉन L। तो ये जो लेंथ है L प्राइम, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R अपॉन L इंटू L डैश। ये रेजिस्टेंस आ गया। तो ये हम कहेंगे कि ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये E/2 होना चाहिए। तो मैं कहूँगा ये E/2 नहीं था बेटा, E/9 था, सॉरी, ये पोटेंशियल डिफरेंस E/9 था, प्लस I हो जाएगा बेटा, ये I हम पहले निकाल चुके हैं, 4E/9R इंटू R प्राइम हो जाएगा R/L इंटू L डैश। ये टोटल मिल करके E/2 होना चाहिए। तो यहाँ से सोल्व करके L डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये लेंथ मिल जाएगी। तो हमें बैलेंसिंग लेंथ A से निकालनी है, तो आंसर जो है वो L प्राइम प्लस L हो जाएगा। तो जो आंसर है फाइनली वो आ जाएगा L प्लस L डैश। ये आंसर होगा A से लेंथ निकालनी, क्योंकि ये लेंथ L तो होगी ही होगी, साथ साथ में ये L डैश लेंथ और ऐड हो जाएगी। तो इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सोल्व किया जाता है बेटा। ये एक प्रकार से IIT एडवांस के लेवल का प्रॉब्लम है। तो एडवांस लेवल पे जाएंगे तो थोड़ा सा हमें डिटेल में सोल्व करना ही पड़ेगा, इसको डिटेल में एनालिसिस हमें आना ही चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि इसका हमने करंट निकाल लिया, करंट निकाल के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। यहाँ से मुझे आइडिया लग गया कि A से इस J पॉइंट जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस E/2 के इक्वल होगा, जो कि E/9 से बड़ा है, लेकिन इस 5E/9 से कम है। मतलब यहाँ कहीं C और B के बीच में कहीं ये पॉइंट रहा होगा। तो वो मैं लेंथ कुछ अज्यूम मान लिया, L डैश मान लिया और उसको सोल्व कर दिया। तो यहाँ से मेरे को L डैश मिल गया और टोटल लेंथ निकाल सकता हूँ। तो इस टाइप से इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है मीटर ब्रिज। तो पोटेंशियल मीटर के बारे में बात कर चुके हैं हम। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज जो है बेटा, ये रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन के लिए काम में लिया जाता है। रेजिस्टेंस मेजर करना हो कि ये कितना रेजिस्टेंस है, तो उसके लिए मीटर ब्रिज का काम में लिया जाता है। इट इज़ एन अरेंजमेंट यूज टू फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो ब्रिज जो है यहाँ पे वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से आया है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये देखो होता क्या है इसमें, इसका सर्किट कुछ ऐसा होता है जिसमें देखो दो आर्म हैं, ये दो आर्म है इसकी। इन दो आर्म पर दो रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। इनमें से एक रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टेंस होता है और दूसरा रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस होता है, जो कैलकुलेट करना है। नॉन रेजिस्टेंस, यहाँ हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगा देते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा डिवाइस है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस बनाए जा सकते हैं। एक बॉक्स टाइप में होता है जिसमें पिन लगा लगा करके अलग अलग रेजिस्टेंस बनाए जा सकते हैं। लेबोरेटरी में ये देखने को मिल सकता है तुम्हें रेजिस्टेंस बॉक्स। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस बॉक्स को सिर्फ एक रेजिस्टेंस की तरह देखेंगे। तो देखो इन दो पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसकी एक आर्म हो गई। दूसरी आर्म पर जो रेजिस्टेंस है वो हमें जो कैलकुलेट करना है, मेजर करना है कि कितना रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस को यहाँ लगा देंगे।
बाकी जो दो आर्म है वो कुछ ऐसे बनाई जाती है कि ए बी एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का और यूनिफॉर्म रजिस्टिविटी का एक वायर लिया जाता है ए बी, जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है। 1 मीटर होने के कारण ही इसका मीटर ब्रिज नाम है। तो देखो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर लेंथ का ये वायर लिया जाता है। अब देखो इसको पावर देने के लिए यहाँ से एक सर्किट बना रखा है जिसको एक बैटरी और एक रियोस्टेट से कनेक्ट करके इसको पावर दी जा रही है। इस ऊपर वाले सर्किट का सिर्फ इतना ही काम है कि वो इस सर्किट को पावर एनर्जी दे सके, जिससे हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज को एक्टिव कंडीशन में लेके आ सकें। तो देखो यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखो ये बन गया। ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है और जो कि से इस वायर पे जो कि को मूव करवाया जाता है आगे पीछे। तो देखो फाइनली ऐसा सर्किट बन गया है। यदि हम इस सर्किट को एक व्हीटस्टोन में कन्वर्ट करना चाहें तो देखो कैसे करेंगे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है बेटा, और जहाँ ये जो कि रखा हुआ इसको पॉइंट डी बोल दिया, जे बोल दिया, चलो कोई नहीं। तो देखो ये ए पॉइंट है, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ऐसा ही सी और बी के बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये आर था और ये एक्स है। एक बेटा ये जो वायर है एल लेंथ का, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, ये लो। और ये जो वायर है इसका भी कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा। बेटा ये जो पूरा वायर है इसका जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है वो स्मॉल आर दे रखा है। सपोज मैं कह देता हूँ, मान लो यहाँ स्मॉल आर जो है वो है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखा है। तो ये एल लेंथ का रेजिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल आर इंटू एल, और इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल आर इंटू 100 माइनस एल, क्योंकि टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, एल यहाँ सेंटीमीटर में ले रहा हूँ। टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा एल लेंथ का रेजिस्टेंस आर एल, और ये हो जाएगा आर इंटू 100 माइनस एल। ये पॉइंट हो जाएगा जे, ये पॉइंट हो जाएगा बी, ऐसे। और ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको यहाँ कनेक्ट कर रखा है सी और जे के बीच में, ये गैल्वेनोमीटर हो गया। तो अब देखो जब गैल्वेनोमीटर का नल डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब इस सी और जे ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो वो कंडीशन होती है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन, कि जब सी और जे का पोटेंशियल सेम हो जाए, मतलब इसमें कोई करंट फ्लो ना करे, तो वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हो जाएगी। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, हम पता है कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। तो एट नल डिफ्लेक्शन मैं कहूँगा आर अपॉन स्मॉल आर इंटू एल शुड बी इक्वल टू एक्स अपॉन स्मॉल आर इंटू 100 माइनस एल। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, ये आ जाएगा। मतलब इन दोनों का रेजिस्टेंस इन दोनों का रेजिस्टेंस को इक्वल कर दिया। यहाँ देखो ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो कैंसिल हो गया। मतलब ये लेंथ का जो रेशियो है वो इनके रेजिस्टेंस का रेशियो होगा। तो इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इन दोनों लेंथ के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन पे बेस्ड है। ये है मीटर ब्रिज, और इसकी क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा टफ नहीं कर सकता क्वेश्चनों को, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, सीधा हम जेई IIT जेई में आया हुआ क्वेश्चन ही लेते हैं। जेई पहले जेई एडवांस नहीं होता था, IIT जेई होती थी। 2007 का क्वेश्चन है, मतलब आज के जेई एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है ये। इसको देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस वन गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज। वन गैप पे तो 2 ओम रेजिस्टेंस लगा दिया। द लेंथ ऑफ वायर 100 सेंटीमीटर दे रखा है, जो कि स्टैंडर्ड होती है। एंड an unknown resistance greater than 2 ohm is connected across the other gap। दूसरे गैप पे एक दूसरा अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया, लेकिन ये बताया कि ये जो अननोन रेजिस्टेंस है इसका रेजिस्टेंस 2 ओम से ज़्यादा है। When these resistance are interchanged, the balance point shift by 20 सेंटीमीटर। और कोई भी करेक्शन को नेग्लेक्ट करना है, देन अननोन रेजिस्टेंस इज पूछा है। तो देखो सबसे पहले दोनों कंडीशन बनाते हैं हम। पहला हम सिंपल देखो इस पूरे सर्किट को ऐसा ना बना के व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बनाते हैं। ये ऊपर वाला सर्किट बनाने की कैंसिल कर देते हैं।
तो देखो ये 2 ओम है, और ये अननोन रेजिस्टेंस है, मैंने कहा आर है। और ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ डिफ्लेक्शन देखो आर 2 ओम से बड़ा है, तो बेटा ये 2 ओम से बड़ा इधर रेजिस्टेंस है, तो पक्का है इन ये जो रेशियो है उसी रेशियो में ये लेंथ आएगी। तो पक्का है 2 ओम छोटा है, आर बड़ा है, तो ये लेंथ कम आएगी और ये लेंथ ज़्यादा आएगी। इसको मैंने बोल दिया एल, तो ये आ जाएगी 100 माइनस एल। लेकिन यदि इनको इंटरचेंज कर दिया जाए, आर को इधर ले आया जाए, 2 को इधर ले आया जाए, तो इनको इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ आर आ गया, यहाँ 2 आ गया। तो सिंपल सी बात है, इस बार जो नल पॉइंट लेंथ आएगी वो बेटा यहाँ से एल आ जाएगी, और यहाँ से 100 माइनस एल आ जाएगी, ये आ जाएगी 100 माइनस एल। तो अब देखो ये लेंथ है 100 माइनस एल और ये लेंथ है एल। इसने कहा कि ये जो पॉइंटर है जे, ये 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। तो हमें पता है कि एल 50 सेंटीमीटर से कम है, क्योंकि हमने कहा ये 2 ओम कम है, आर ज़्यादा है, तो पक्का है ये 50 से इधर की तरफ बैलेंसिंग लेंथ आएगी। तो ये एल 50 से कम है, तो 100 माइनस एल जो है 50 से ज़्यादा है, मतलब ये लेंथ कम है और ये लेंथ ज़्यादा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 20 सेंटीमीटर बोला है इसने। मतलब 100 माइनस एल ये बाद वाली लेंथ है, माइनस ये पहले वाली लेंथ है एल, ये जो है 20 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो यहाँ से यदि कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 2L इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, तो L विल बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। मतलब इस L की जो वैल्यू है 40 सेंटीमीटर होगी, यहाँ से हमने निकाल लिया। अब हमें रेजिस्टेंस निकालना था, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट यूज करके कहेंगे कि 2/L इन दोनों का रेशियो शुड बी इक्वल टू R/100 माइनस एल। बेटा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सर आपने लेंथ क्यों ले ली, रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ रेशियो क्यों लिया। मैंने कहा इसका भी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कुछ रहा होगा, इसका भी कुछ रहा होगा, वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो हम सीधा रेजिस्टेंस को लेंथ के रेशियो से डिवाइड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जो आर है ये आ जाएगा 2 इंटू 100 माइनस L/L, और L मैंने 40 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर लिया, तो 60/40, तो ये आ जाएगा 3 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट कर लिया हमने, इसका रेजिस्टेंस 3 ओम आ गया। तो देखो क्वेश्चन में सिंपल दोबारा से डायग्राम बना के एक बेसिक जो है, इसमें फिजिक्स का नाम पे कुछ नहीं है, सिंपल इस सर्किट को 2 बार बना के ड्रॉ करके देखना है और सीधा आंसर आ गया 3 ओम रेजिस्टेंस। तो ये है मीटर ब्रिज, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनाता है। जैसे 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, IIT एडवांस में ही आए हुए क्वेश्चन देखते हैं। तो IIT JEE 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखो ये बैटरी जो है इसको पावर देने के लिए लगा रखी है, ये एक्स रेजिस्टेंस है जो कैलकुलेट करना है, ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, ये कह रहा है ये 52 सेंटीमीटर, ये 48 सेंटीमीटर। लेकिन एक साथ इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी है, गिवन दैट एंड करेक्शन एट ए और बी 2 पॉइंट है, यहाँ के एंड करेक्शन है, ए पर एंड करेक्शन 1 सेंटीमीटर है, बी पर एंड करेक्शन 2 सेंटीमीटर है। तो बेटा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है एंड करेक्शन। एंड करेक्शन बेटा यहाँ पर जो वायर लगाया हुआ है इसकी लेंथ में, जैसे इसको यहाँ पे टाइट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लेंथ की रिक्वायरमेंट रही होगी, जिसको इसकी यहाँ पे लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी एंड करेक्शन दे प्रॉब्लम में, एंड करेक्शन को हमेशा ऐड किया जाता है, लेंथ में ऐड कर दिया जाता है। ऑलवेज एड द गिवन एंड करेक्शन, इसको कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, हमेशा एंड करेक्शन को ऐड ही किया जाता है, दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो हम कहेंगे ये जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए, तो x/, ये बेटा 52 सेंटीमीटर ना लेके कि 52 में 1 सेंटीमीटर इसका एंड करेक्शन ऐड करना पड़ेगा,
इज इक्वल टू इधर 10 ओम और इधर 48 सेंटीमीटर ना लेके 2 सेंटीमीटर को ऐड करना पड़ेगा। तो x विल बी इक्वल टू 10 इंटू 53/50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से x आ जाएगा 53/5 ओम। तो ऐसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। 52 + 1 आ गया और ये 48 + 2, तो ये 50 बन गया और ये 53, 10, 5, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा जो कि कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है एक्चुअल में। इसमें दो कंसेप्ट मिक्स हैं, मीटर ब्रिज भी और साथ साथ एरर वाला चैप्टर भी इसमें मिक्स्ड है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। इसने कहा ये डिस्टेंस आर ए 90 है, ये 40.0 सेंटीमीटर आ रहा है इसके कैलकुलेट करने पे। ये मेजर्ड लेंथ जो है 40.0 और साथ साथ दे रखा है द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल यूज इन मीटर ब्रिज इज 1 mm। मतलब इस मीटर ब्रिज की लेंथ मेजर करने के लिए जो स्केल यूज लिया गया है इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 mm है। तो पूछा है कि अननोन रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, आर की कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है। मैं कहूँगा आर अपॉन ये लेंथ 40 इज इक्वल टू 90 अपॉन ये लेंथ हो जाएगी 60। तो यहाँ से आर तो बड़ा सिंपल मैं कैलकुलेट कर लूँगा, तो ये आ जाएगा 60 लेंथ 40 लेंथ 90 ओम। तो ये आ जाएगा 90 इंटू 40 अपॉन 60 2 3 3 60 सेंटीमीटर आ गया, 60 ओम आ गया। आर की वैल्यू आई तो 60 ओम आ गई। तो देखो ये 60 ओम तो बढ़िया इजीली कैलकुलेट हो गया, मतलब आंसर तो इन दोनों में से होगा। लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा होगा उसके लिए हमें एरर का पता होना चाहिए। तो एरर पता करने के लिए देखो क्या किया जाता है। सबसे पहले ये जो 40 सेंटीमीटर इसको वेरिएबल फॉर्म में माना जाता है। मैंने मान लिया ये लेंथ एल है, तो ये लेंथ जो आएगी 100 - एल आएगी। ध्यान रखना 40 सेंटीमीटर लेके सोल्व नहीं किया जाता है, पहले वेरिएबल फॉर्म में माना जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि एरर जो है वो लेंथ के मेजरमेंट में है। लेंथ के मेजरमेंट में जो एरर है वो 1 mm की है, क्योंकि लीस्ट काउंट जो होता है वो ही मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है। तो देखो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इसकी आ गई 1 mm, मतलब लेंथ में जो एरर है वो 1 mm आ गई। तो हमें आर में एरर निकालनी है, तो इसके लिए मुझे आर में और एल में एक रिलेशन पता होना चाहिए। तो मैं कहूँगा आर अपॉन एल विल बी इक्वल टू 90 अपॉन 100 - एल। तो मैं यहाँ से कहूँगा आर विल बी इक्वल टू 90 इंटू एल अपॉन 100 - एल। ये एक रिलेशन आ गया आर और एल में। अब देखो इस रिलेशन से कैसे इसको सोल्व किया जाता है। रिलेशन आ गया मेरे पास आर इज इक्वल टू 90 इंटू एल अपॉन 100 - एल। अब मैंने कहा कि एल में थोड़ा सा एरर है तो आर में कितना एरर होगा, तो हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं दोनों तरफ। तो आर का तो हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन डी आर, 90 एज इट इज रह जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमें यू अपॉन वी वाला मेथड लगाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 100 - एल को एज इट इज रख दो, एल का डिफ्रेंशिएशन 1 आ गया, माइनस एल को एज इट इज 100 - एल का डिफ्रेंशिएशन -1 आ गया, डिवाइड बाई 100 - एल का स्क्वायर इंटू डी एल। डी एल लिखना नहीं भूलना है, ध्यान रखना, क्योंकि एल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया है। तो डी आर विल बी इक्वल टू 90 इंटू, बेटा माइनस एल है और ये प्लस एल आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 100 अपॉन 100 - एल का स्क्वायर इंटू डी एल। तो डी एल जो है लेंथ में एरर है, ये रजिस्टेंस में एरर है। डी आर जो है एरर इन रजिस्टेंस, डी एल जो है एरर इन लेंथ मेजरमेंट। तो देखो डी आर हमें कैलकुलेट करना है 90 इंटू 100 अपॉन एल, देखो हमें दिया था 40 सेंटीमीटर, उसको रख दो, इंटू डी एल 1 mm दिया था। ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो ये आ जाएगा 90 इंटू 100 सेंटीमीटर में था, ये आएगा 60 इंटू 60 और इसको भी सेंटीमीटर में बदलो,
ये आएगा 0. इसको सेंटीमीटर में लिख देता हूँ यहाँ सीधा मैं, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1। देखो बेटा ये 100 भी सेंटीमीटर में है, 0.1 भी सेंटीमीटर में, और ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ओम में आंसर आ जाएगा dr विल बी इक्वल टू 00 से 00 32 30 32 10, तो ये आ जाएगा 1/4, तो dr विल बी इक्वल टू 0.25 ओम। जो dr है वो 0.25 ओम आएगा, इसका मतलब r का जो आंसर है वो आएगा 60 ± 0.25 ओम, ये आंसर आ जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, IIT एडवांस में पूछा हुआ है 2014 में। देखो इसको करने का सिंपल सा मेथड है, ये आर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बाद में जो है एरर निकालने के लिए हमें पहले आर और एल में एक सीधा रिलेशन पता होना चाहिए, तो पहले आर और एल में रिलेशन निकाल लिया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया और फिर उसमें वैल्यू पुट की गई है। तो पहले इसको वेरिएबल फॉर्म में लिखा जाता है, फिर उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो ये था मीटर ब्रिज। तो इंस्ट्रूमेंट में हम इतना ही पढ़ते हैं, हमने वोल्टमीटर देख लिया, अमीटर देख लिया, गैल्वेनोमीटर देख लिया, पोटेंशियोमीटर देख लिया, मीटर ब्रिज देख लिया। और कंपटीशन एग्जाम के लिए मैं कहूँ तो जो इंस्ट्रूमेंट से जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इससे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। इनकी प्रैक्टिस के लिए मैं और क्वेश्चन भी असाइनमेंट के फॉर्म में दे दूँगा। ओके, थैंक यू।